चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, आज हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो पिछले कुछ उसमें पढ़ा हुआ है उसी को आगे लेकर चलते हैं। चलिए देखिए, हमने इस चैप्टर के कई न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। लगभग 23 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। आज हम लोग 24 पर चलते हैं। आइए सभी बच्चे देखें, सवाल को पढ़ें, समझें और इसके बाद इसका सॉल्यूशन किया जाए। देखिए बेटा, क्या है, धनात्मक जेड दिशा में 3000 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। 3000 गॉस का एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हैं और जिसमें 12 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 12 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस क्षेत्र में रखा है, क्षेत्र में दिखाई गई लूप की विभिन्न स्थितियों में इस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण क्या है। हर स्थिति में बल क्या है, स्थायी संतुलन वाली स्थिति कौन सी है, वो देखते हैं। कौन सी स्थायी संतुलन वाली स्थिति है बाद में निकाल लेंगे। थोड़ा स्क्रीन चलिए देखिए, 24 नंबर न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। 24। आइए सभी बच्चे स्क्रीन पर देखते हैं। पहले तो इसकी वैल्यू दी है, जेड अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। जेड अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू 3000 गॉस 3000 गुणा 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ये दिया गया है। ठीक, इसके बाद इसमें जो आयताकार लूप बन रहा है उसका क्षेत्रफल आयताकार लूप का क्षेत्रफल दिया गया है। भुजाएं दी गई हैं 10 और 5। 10 गुणा 5 बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर या 50 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। लूप में धारा
आयताकार लूप में धारा I इक्वल टू दी गई है 12 एम्पियर। ठीक, ये रिजल्ट दिए गए। अब सब स्थितियों को आप लोग देखते जाइए और इसको सॉल्व करते जाएं। देखो पहली स्थिति ए नंबर, और हाँ इसमें समय निकालना है, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है। सभी में बल आघूर्ण निकालना है, हर स्थिति में बल क्या है। ठीक है, बल आघूर्ण और बल क्या है, ये सब इसमें से हम लोगों को कैलकुलेट करना है। हर स्थिति में बल और बल आघूर्ण। ठीक बेटा, तो बल और बल आघूर्ण चलिए पहला चित्र बनाते, ए नंबर। देखो सभी बच्चे, इसको ये, अच्छा बल आघूर्ण और निकालना है, तो उसके लिए लिख लो, ऊपर सूत्र बना लो, पर लूप पर बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ बराबर, जब फेरों की संख्या नहीं दी होती है तो I/A/B साइन थीटा लिखते हैं। और इसी को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर इक्वल टू I/A वेक्टर और क्रॉस B वेक्टर। तो ये सूत्र इसमें लगेगा। ठीक है, टाउ वेक्टर इक्वल टू I वेक्टर इंटू में A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब आइए ए नंबर पे। अब देखो चित्र देखिए जैसा बना है, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं। चित्र ये बना हुआ है, ऐसे एक लूप बना है आयताकार, इसमें धारा ये बह रही है ये। ठीक, ये आपकी y अक्ष है, ये आपकी x अक्ष है और ये z अक्ष है। और चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया है z अक्ष के अनुदेश, सभी में प्रदर्शित करना है। ठीक, इसमें मान लो धारा बह रही है I। तो अब इसमें देखो चुंबकीय क्षेत्र जब बेटा z अक्ष के अनुदेश है, तो इस स्थिति में B वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा जाए, B वेक्टर। ध्यान दें, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो B वेक्टर को हम लिखेंगे, इसका परिमाण है 3000 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला, या 3 गुणा 10 की घात -1 बचेगा, यानी कि 0.3 टेस्ला। तो अब इसमें क्या है कि जब इसका परिमाण लिखेंगे और z अक्ष पर है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि x अक्ष पर एकांक सदिश होता है I कैप, y अक्ष पर एकांक सदिश होता है j कैप, और z अक्ष पर एकांक सदिश होता है k कैप। वेक्टर राशियों में जब हम इसको परिवर्तित करते हैं, तो परिमाण के साथ अगर आपने k कैप का मल्टीपल कर दिया, ठीक, तो ये एक वेक्टर राशि बन जाएगी, यानी 0.3 k कैप। कितना कर दिया, 0.3 और इंटू में k कैप। तो इस पे b वेक्टर हो गया।
तथा ए वेक्टर, और ए वेक्टर जो है ये डायरेक्शन प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि ये जो लूप रखा है ये वाई जेड तल में रखा है, तो इसके लिए इस प्रकार, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो होगा वो वाई अक्ष के अंदर हो जाएगा। यही बातें आप लोगों को इसमें बहुत सावधानी से समझनी है, जिससे आप लोग आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए देखिए, इसका ए वेक्टर जो है वो अब आपको प्रदर्शित करा रहा है। ए वेक्टर कौन से तल में है? ए का क्षेत्रफल और तल के लंबवत देखा जाता है। तो ये जब बेटा लूप इस क्षेत्र में वाई और जेड में रखा है, तो इसका तल किसके अंदिश हो जाएगा? एक्स अक्ष के अंदिश, यानी ये रहेगी डायरेक्शन। एक्स अक्ष का मतलब क्या है? जो एक्स अक्ष है ऐसे नहीं, ये है एक्स अक्ष, ये सभी बच्चे ऐसे ध्यान दें, ये एक्स अक्ष है। तो इसका जो तल होगा, ठीक, तो उसके अब लंबवत हमने आपको क्षेत्रफल सदिश पढ़ाए थे, तो उसमें ध्यान दें कि इसके जो डायरेक्शन ये होगी, ये क्षेत्रफल की डायरेक्शन, ठीक है, सभी बच्चे इसको ध्यान दें। तो अब आपका क्षेत्रफल सदिश जो है वो एक्स अक्ष के अंदिश हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा? एक्स अक्ष के अनुदिश। तो जब बेटा एक्स अक्ष के अनुदिश हो जाएगा, तो इसके लिए वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे तो वो क्या होगी? एक्स अक्ष के अंदिश हो जाएगा। ये बात बहुत ध्यान से, बारीकी से, ध्यान से समझें, एक्स अक्ष के अंदिश, ठीक। तो ये हो जाएगा 50 गुणा 10⁻⁴ इंटू में आई कैप। अब देखो, आई सभी में 12 एम्पियर बह रही है, ठीक। तो तब टाउ वेक्टर इक्वल टू आई का मान 12, ए वेक्टर यानी कि 50 गुणा 10⁻⁴ आई कैप और क्रॉस यहाँ पे बनेगा 0.3 के कैप। तो आप लोगों ने वेक्टर में पढ़े हैं ये कुछ रिजल्ट, आई कैप क्रॉस जे कैप पढ़े ना, इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। और अगर इनमें बेटा क्रम परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, क्रम परिवर्तन हो गया, मतलब जैसे लिखा गया यहीं से, तो हम इनको दूसरे रूप में लिखते। अगर लिख दिया गया जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू, तो माइनस के कैप। अगर लिख दिया गया के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू, तो माइनस आई कैप। यदि लिख दिया आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू, तो माइनस जे कैप। तो ये बातें आपको इसमें प्रयोग करनी है और ये ध्यान रखना, ठीक। तो आई कैप क्रॉस के जे कैप मिल जाए तो के कैप हो जाएगा, और यदि जे कैप क्रॉस आई कैप मिल जाए, के कैप मिल जाए, तो आई कैप के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप अगर आ रहा है तो माइनस के कैप क्रॉस जे कैप आ रहा है तो माइनस आई कैप क्रॉस के कैप आ रहा है तो माइनस जे कैप। तो यहाँ पर कंडीशन यही वाली लागू हो रही कि आई कैप क्रॉस के कैप, ये तो मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि टाउ वेक्टर इक्वल टू 12 इंटू 50 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.3, यहाँ पे आ जाएगा आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक। तो ये वैल्यू
12 दिया 36 और गुणा 5, यानी कि ऐसे लिख लो पहले 3.6 और गुणा में 5 गुणा 10 की घात -3 और इधर आ जाएगा बेटा -j²। ठीक, तो ये बन जाएगा टाउ वेक्टर इक्वल टू -6×5 = 30 और 5 15 और 3 18, यानी 18.0 गुणा 10 की घात -3 j², न्यूटन मीटर। ठीक, ये बन जाएगा। बात समझ गए? सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये रिजल्ट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि j² हो गया, तो j² का मतलब माइनस आया, तो इसका तात्पर्य है कि जो इसकी डायरेक्शन है, बल आघूर्ण की जो दिशा है, ये y अक्ष की ऋण दिशा में है। बल आघूर्ण किस डायरेक्शन में है? y अक्ष की ऋण दिशा में, y अक्ष की ऋण दिशा में इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक, इसके बाद दूसरा पार्ट देखिए, बी नंबर। सभी बच्चे इनको बहुत ध्यान से, बी पार्ट। जब ये फिगर बी पार्ट में क्या है, फिगर कह रहा है, देखो यही कंडीशन है, थोड़ा सा परिवर्तन। ये y अक्ष है, ये z अक्ष है और ये x अक्ष है। ठीक, अब ऐसा रख दिया गया है लूप, धारा उसी प्रकार से बह रही है, ऐसे ऐसे। चुंबकीय क्षेत्र z अक्ष पर ही है। ठीक, तो अब इसमें पहले तो हम जब z अक्ष पे है तो सबसे पहले इसकी और इसका जो लंबवत तल होगा इस स्थिति में भी यही रहेगा। रहेगा कि नहीं बताओ? देखो ऐसे जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसकी भी डायरेक्शन वही रहे, मतलब ये और ये बिल्कुल सेम स्थिति में बनेगा। बी वेक्टर इक्वल टू 0.3 k² तथा टेस्ला लिख दो, नहीं तो मान रखो, तथा ए वेक्टर इक्वल टू 50 गुणा या 50 गुणा 10 की घात -4 i²। ठीक, तो टाउ वेक्टर इसमें भी वही रिजल्ट देगा। जब आप निकालेंगे तब टाउ वेक्टर इक्वल टू i इंटू में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब आप लगाएंगे तो i हो गया 12। ठीक है, 50 इंटू 10⁻⁻⁴ i² क्रॉस 0.3 k²। इसमें भी यही रिजल्ट आएगा, यानी कि टाउ वेक्टर इक्वल टू -18.0 गुणा 10 की घात -3 j², न्यूटन मीटर। इसमें भी डायरेक्शन y अक्ष की ऋण दिशा में। अब ये कहोगे डायरेक्शन कैसे सर पता चल रही है? पता ऐसे चल रही कि ये -j² आ गया, तो जब बेटा -j² आ जाता है ना, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इधर ये। ठीक, ये हो गया j², ये j² हो गया। ठीक है, और जब आप इधर आएंगे ना, इधर, तो ये j बदल जाएगी इसकी डायरेक्शन, -j² की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। नीचे जाएंगे तो -i², इधर आएंगे तो -k²। ठीक, तो ये सब बातें इसमें ध्यान रखनी है, इसलिए इसकी डायरेक्शन बेटा y अक्ष की ऋण दिशा में हो गई। अब आइए सी नंबर। सी नंबर में चित्र क्या है,
सी नंबर में तल देखो बदल दिया गया, इसका ऐसे दिया गया है, ये मान लो ये, और धारा कैसे बहाई गई इस प्रकार से, ठीक। तो ये लूप है और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन ही नहीं, ये तो हमेशा कहाँ रहना, जेड अक्ष पर, बस केवल ए की डायरेक्शन बदले। तो इसमें देखो बेटा, आप बी वेक्टर तो तुरंत लिखते हैं 0.3 जे कैप, ठीक, और ए वेक्टर बदलेगा, ए वेक्टर का परिमाण तो वही रहेगा, यानी 50 × 10⁻⁻⁴। अब यहाँ पे इसका तल देखो, तो तल किस डायरेक्शन में होगा, यही आपको इसमें चेक करना है। तो तल जो है इसका किस डायरेक्शन में प्रदर्शित हो रहा, बताओ। अब ऐसे रखा हुआ जेड एक्स तल, ठीक, जेड एक्स तल में रखा हुआ, तो जेड एक्स तल में रखा हुआ है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऐसे प्रदर्शित हो रहा ए वेक्टर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाई अक्ष की ऋण दिशा में होगा। कहाँ हो गया, वाई अक्ष की ऋण दिशा में। तो आप इसको वाई अक्ष की जब ऋण दिशा में लिखेंगे तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, माइनस जे कैप से, माइनस ये सॉरी के कैप होगा, जेड अक्ष वाला के कैप, यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे माइनस जे कैप। तो टाउ इक्वल टू 12 गुणा 50 गुणा 10⁻⁻⁴, और इस पर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस पहले कर दीजिए, जे कैप और क्रॉस 0.3 के कैप, ठीक। तो अब जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, जे कैप क्रॉस के कैप होता है आई कैप, क्योंकि ये माइनस आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक। तो टाउ वेक्टर इक्वल टू माइनस, वही परमाण सब में सेम बनते जाएंगे, 18.0 × 10⁻⁻3, लेकिन जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू अब आ जाएगी आई कैप। तो जब आई कैप आ गया तो इसका मतलब, और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो टाउ वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक, यानी कि बल आघूर्ण की डायरेक्शन एक्स अक्ष की ऋण दिशा में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में। एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, ठीक है। ये हो गया, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे बच्चे। अब देखिए आगे, डी सी हो गया, डी पार्ट में आ जाइए, डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, डी नंबर, डी नंबर में फिगर क्या बना हुआ है, देखो थोड़ा सा फिगर परिवर्तित कर दिया गया, इसमें कुछ स्टाइलिश बना दिया गया। ये वाई है, ये जेड है, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा जेड अक्ष पे ही रहना है, ये एक्स बताया गया है। अब जो लूप है वो ऐसे बता दिया गया, ऐसे बना है ये, यानी कि वाई अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता हुआ, 30 अंश, ये धारा ऐसे जा रही, ये 30 अंश का कोण बनाता हुआ, ठीक। तो 30 अंश का कोण बनाता हुआ जब देखेंगे तो इसके लिए ये बी वेक्टर तो ऑलरेडी सेम रहेगा, तो बी वेक्टर इक्वल टू 0.3 के कैप, तथा ए वेक्टर की डायरेक्शन और इसके परिमाण में तो कोई परिवर्तन, 50 × 10⁻⁻⁴। अब बस इसकी डायरेक्शन आप देख लीजिए, तो डायरेक्शन क्या हो जाए बेटा, तो डायरेक्शन के लिए चित्र देखिए, जो लूप है उसमें क्या हो रहा है कि
वाई अक्ष की डायरेक्शन पे ये झुका हुआ है, तो बस आपको क्षेत्रफल सदिश की क्या करना है, उसके तल के लंबवत जो अभिलंब होगा बस उसी की डायरेक्शन आपको देख लेनी है। तो जब ये वाई अक्ष पे इस तरीके से प्रदर्शित है तो इसका मतलब ये इसकी डायरेक्शन हो गई वाई अक्ष की ऋण दिशा, यानी जो इसका तल लंबवत कंडीशन ऐसे आएगा, ऐसे बना ऐसे, तो इसका तल कैसा होगा, इधर की दिशा में डायरेक्शन में, तो इसकी हो गई माइनस जे कैप। ठीक, तो जब माइनस जे कैप हो गया तो आप समझ लीजिए अब टाउ वेक्टर इक्वल टू 12 इंटू माइनस 50 गुणा 10 की घात माइनस 4 जे कैप क्रॉस 0.3 के कैप पर परिमाण 18 इंटू 10 पावर या 18.0 इंटू 10 पावर माइनस 3 क्या आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस का और ये बन जाएगा आई कैप न्यूटन मीटर। ठीक, अब लेकिन ये 30 अंश पे रखा था तो आई कैप न्यूटन मीटर बना, तो इसकी डायरेक्शन जो आई कैप आ रहा है ना, आई कैप आ रहा है इसमें, इसकी डायरेक्शन ये ध्यान से देखो, क्षेत्रफल बेटा वाई एक्स वाई तल में 30 अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का, वो हो गया के कैप। इसमें ये कंफर्म नहीं हो पाएगा, 30 अंश है तो इसको ऐसे ही रखिए। ठीक, तो इसका पहले अब क्या करते हैं, देखो ऐसे इसको सॉल्व करें, डी पार्ट को ध्यान से देखो, डायरेक्शन बाद में लिख लेंगे। इसका परिमाण है 0.3, तो टाउ इक्वल टू यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने आई ए बी। ठीक, तो आई का मान हो गया 12, 50 गुणा 10 की घात माइनस 4 और इसका हो गया 0.3, तो टाउ इक्वल टू हो गया 18.0 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर। अब इसकी दिशा इसमें देखना है, यानी कि टाउ की दिशा, दिशा क्या बनेगी, दिशा यहां से ऐसे ये, तो देखो यहां से यहां तक 180 और ये ऐसे मान चलो 180, सॉरी नहीं, इनके इनके बीच 90, इनके बीच 90, तो कितना बन गया, 90 दूनी 180 और इसके बीच का 90 होता, 30 छोड़ना है, तो टाउ की जो दिशा होगी ये 90, 180 और प्लस 60, यानी कि वाई अक्ष से 240 अंश पर होगी। वाई अक्ष से कितने अंश पर, 200, वाई धन वाई अक्ष से, ऐसे लिखा, दिशा धन वाई अक्ष से 240 अंश, मतलब इसमें ये डायरेक्शन हो जाए। ठीक है, इसकी टाउ की, तो इसमें क्या आप करेंगे कि टाउ का परिमाण निकाल लेंगे और डायरेक्शन इसके आधार पर प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 30 अंश के कोण पे ऐसा रखा हुआ, 30 अंश का कोण, तो ना तो हम इसको एक्स अक्ष पे निकाल सकते, ना वाई अक्ष पे निकाल सकते, ना जेड अक्ष पे निकाल सकते। ठीक, तो इसमें भी एक एंगल ही निकलेगा डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन हो जाएगी धनात्मक वाई अक्ष से 240 अंश पे, और 90 दूनी 180 यानी दोनों के बीच, और इसके बाद इधर जो रह गया 30 अंश छोड़ना है, तो कितना रह गया, 240 अंश। इसके बाद ई नंबर देखो, ई नंबर क्या है, ई नंबर यहीं प्रदर्शित करते हैं, ए बी सी डी ई। ये देखिए ऐसा चित्रण दिया गया है, ये वाई अक्ष, जेड अक्ष और ये एक्स अक्ष।
अब इसमें आपको इस प्रकार से लूप दिया गया ऐसा, ठीक है, ऐसे धारा बह रही है इस प्रकार से, ये बी वेक्टर यहीं हो जाएगा जेड अक्ष पे। तो अब आप बी का मान तो तुरंत लिख ही लीजिए, बी इक्वल टू 0.3 के कैप, ठीक। अब ए वेक्टर का प्रश्न आ गया, तो ए वेक्टर अब आप समझ रहे होंगे। जैसे देखिए सभी में, जैसे यहाँ देखो कौन सा है, ये वाला देख लो, तो ये ZX तल में था, तो ZX तल में था, इसकी डायरेक्शन Y अक्ष की ऋण दिशा में हो गई। ये आपका ZY तल में है, तो इसकी डायरेक्शन X अक्ष की धन दिशा में हो गई। तो ये इसी तरीके से जब ये इस तल में है तो ऐसी कंडीशन बिल्कुल इसी प्रकार से मान के चलो, जैसे ये वाला है, तो ये वाला लूप अब यहाँ आ गया, तो अब आप समझ जाइए कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। जो क्षेत्रफल सदिश इसका बनेगा वो क्या प्रदर्शित करेगा, जो क्षेत्रफल सदिश बनेगा, ठीक है। तो अब ये सीधा सीधा किस अक्ष पर प्रदर्शित हो जाएगा, जेड अक्ष पर। तो ये बन गया 50 गुणा 10 की घात -3 सॉरी 4, क्या बनेगा, के कैप, ठीक। यानी कि इसमें क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही कंडीशन में प्राप्त हो रही, ठीक। तो जब इसमें, अब इसके लिए ये भी रिजल्ट होते हैं, ये हमने जो लिखे थे इसके लिए रिजल्ट होते हैं कि जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप हो तो उसकी वैल्यू 0, जे कैप क्रॉस जे कैप हो तो उसकी वैल्यू 0, के कैप क्रॉस के कैप हो तो उसकी वैल्यू भी बेटा 0 ही होती है, ठीक। तो आप लोग अब इसको समझें। तो y, अब ये के कैप क्रॉस के कैप बनेगा, यानी टाउ वेक्टर इक्वल टू 12 इंटू इधर बनेगा 50 गुणा 10 की घात -4 के कैप क्रॉस 0.3 के कैप। तो के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू हो जाता है 0, अर्थात ताऊ वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर शून्य आ जाएगा बलाघूर्ण, ठीक। अब देखो इसमें अगला पार्ट है एफ नंबर। तो एफ में भी यही दिया है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट कर दी गई, चुंबकीय उसकी धारा की दिशा बदल दी गई। तो जब धारा की दिशा बदल दी गई, अब ऐसा लूप बनेगा ऐसा, ठीक है। तो इसके लिए ए बी सी डी ई एफ, तो इसके लिए आप लोग ऐसे समझ लीजिए ये बना हुआ है, ठीक, ये ऐसे बना हुआ है, इसमें धारा अभी ऐसे बह रही थी, अब ऐसे जा रही, ये तो ये Z है, ये X है, ये Y है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है। तो अब बेटा इसका लूप ऐसा बन गया, तो जब लूप ऐसा बन गया तो जो चुंबकीय क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र, अब जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, देखो बी वेक्टर इक्वल टू 0.3 के कैप, ए वेक्टर इक्वल टू 50 गुणा 10 की घात -4 माइनस के कैप, समझ गए, कितना आ जाएगा, माइनस के कैप आ जाएगा। अब इसको इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। टाउ वेक्टर इक्वल टू, तो जब माइनस के कैप है तो फिर इसमें भी वैल्यू माइनस की जरूर आएगी, लेकिन के कैप क्रॉस के कैप बन जाएगा, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा -12 इंटू 50 गुणा 10 की घात -4 के कैप क्रॉस 0.3 के कैप। तो इसमें भी वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये 0 वाले हो गए, ये 0 आ गया, ठीक। इतना क्लियर, ये पूरा अब सवाल सॉल्व हुआ। अभी भी अब हमें प्रत्येक स्थिति में बल निकालना, तो अब देखो बल भी समझते जाओ।
कि जैसे हम इस पे बल की बात करेंगे तो बल अब इसमें क्या होगा, सब में अलग अलग डायरेक्शन में काम करेगा, यानी एक दूसरे के सब में विपरीत होता चला जाएगा लूप पर बल, यानी कि परिणामी जो बल होगा सब में डायरेक्शन चेंज हो, ठीक बराबर होगा, लेकिन प्रत्येक में जो बल रेखाओं की स्थिति होगी, जो वो क्रिया रेखाएं होंगी बल की, सबके लिए एक दूसरे के कैसी हो जाएंगे, विपरीत। जैसे देखो एक में समझ लो, एक में आपने ये समझा कि चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा ऐसी बह रही है, ये ऐसी धारा बह रही, और चुंबकीय क्षेत्र मान लो यहाँ पे क्रॉस में है, कल्पना करो क्रॉस में है, तो इसके विपरीत वाले में कहा होगा, ऊपर की ओर। तो इस पे जो चुंबकीय बल की डायरेक्शन होगी, धारा ऐसी बह रही, तो धारा ऐसी बह रही तो चुंबकीय बल की डायरेक्शन कागज ऐसे हो जाएगी नीचे की ओर। ये यहाँ पे धारा ऐसी जा रही है और चुंबकीय बल की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, ऊपर की ओर। यानी इन दोनों में आई बी एल एक समान होगा लेकिन विपरीत होगा, तो यही कंडीशन यहां हो जाएगी। तो इसका मतलब प्रत्येक में जो बल होगा, सभी में, ठीक, ए बी सी डी ई एफ तक जो बल होगा वो सब में कैसा होगा, शून्य होगा, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में बल शून्य है, ऐसा है, शून्य, प्रत्येक स्थिति में बल शून्य होगा। अब ये समझ गए होंगे, सब में ऐसी कंडीशन लगेगी एक दूसरे के विपरीत, और उस पर जो परिमाण होगा वो बराबर होगा, इसलिए प्रत्येक स्थिति पर जो बल की कंडीशन होगी वो कैसी हो जाएगी, शून्य। अब इसमें ये और पूछा गया है कि स्थायी संतुलन वाली स्थिति कौन सी है। स्थायी संतुलन, तो जिसमें बलागुण बेटा शून्य हो, हमेशा ध्यान रखो स्थायी संतुलन के लिए, जिसमें बलागुण शून्य हो वो स्थिति रहती है स्थायी संतुलन की। तो देखो ई वाला पार्ट, ये वाली जो स्थिति है, स्थिति ई स्थायी संतुलन में है, ऐसी है स्थायी संतुलन, ठीक। इसमें के कैप क्रॉस के कैप आया था, इसमें माइनस के कैप आ रहा है, यानी एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, तो ये वाली स्थिति हो जाएगी, जो एफ वाली स्थिति है ये अस्थायी संतुलन हो जाएगा, अस्थायी संतुलन। एफ वाली स्थिति में क्या हो जाएगा, अस्थायी संतुलन हो जाएगा। तो एफ है इसका अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, क्योंकि इसमें माइनस की डायरेक्शन हो जाए, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसलिए इसमें अस्थायी संतुलन होगा, और जिसमें एक ही डायरेक्शन में मिल जाए वो समझ लो स्थायी संतुलन, ठीक। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखें।
आइए 25 नंबर न्यूमेरिकल। एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें 20 फेरे हैं और जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 20 फेरे हैं और उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है जिसका परिमाण 0.10 टेस्ला है और जो कुंडली के तल के लंबवत है। यदि कुंडली में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पीयर सॉरी, तो कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण और कुंडली पर लगने वाला कुल परिणामी बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल औसत बल ज्ञात कीजिए। क्या होगा? कुंडली का क्षेत्रफल दिया है 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर और तांबे के तार से बनी है और इसमें तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, वो दी गई है 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब। तो आइए इसको देखो सॉल्व करते हैं। 25 तो जो दिया गया तार में फेरों की संख्या कैपिटल N इक्वल टू 20, ठीक। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या R इक्वल टू कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो इसको 0.1 मीटर 10 मीटर लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? चुंबकीय क्षेत्र है 0.1 टेस्ला, ठीक। और इसके बाद कहा है कि जो कुंडली के तल के लंबवत है, तो तल के लंबवत क्षेत्र बल भी होता है, ठीक है। तो बी वेक्टर व ए वेक्टर के बीच कोण थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्षेत्रफल दिया है कुंडली का, ए इक्वल टू दिया है 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। धारा I इक्वल टू 5 एम्पियर। तो ये सब रिजल्ट आपको दिए गए हैं और एक और कंडीशन दी गई है जिसमें कहा गया है तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व या एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब। एकांक आयतन है, माइनस लगा दो प्रति मीटर क्यूब, ठीक। अब देखो इसमें ए पार्ट सॉल्व करना है। ए पार्ट में कहा कि कुंडली पर बलाघूर्ण बताइए, तो कुंडली पर बलाघूर्ण टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। टाउ इक्वल टू n का मान 20, I का मान 5, A का मान 10⁻⁻5 और B का मान 0.1 और थीटा का मान होता है 0 है। साइन 0 की वैल्यू 0, अर्थात ये आ गया 0। दूसरा नंबर, कुंडली पर लगने वाला कुल परिणामी बल बी पार्ट, कुंडली पर परिणामी बल, देखो कुंडली जो होगी वो ऐसे
मान लो इस तरीके से इस पे बनी होगी, तो इसमें एक ऐसे बल कार्य कर रहा होगा, इसमें ये बल कार्य कर रहा होगा, इसमें ये बल कार्य कर रहा होगा, इसमें ये बल। ठीक, तो F1, F2, F3 और इस पर हो गया F4। तो प्रत्येक बल के परिमाण और डायरेक्शन आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो जब ये बराबर होंगे और परंतु विपरीत बल रेखाएं हैं, क्रियाएं हैं, तो बेटा विपरीत अगर क्रियाएं हैं तो इन पर परिणामी बल कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी F इक्वल टू F1 लिखा है तो -F2 प्लस F3 लिखा है तो -F4, और इनके परिमाण होते हैं सबके बराबर। ठीक, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सी पार्ट में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल औसत बल। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल, इसको आप लोगों ने पढ़ा F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक, इलेक्ट्रॉन है तो E, इस पे वेग, इसका अनुगमन वेग ले लीजिए, EVD B और साइन थीटा। ठीक, और थीटा इक्वल टू तो हो ही गया, इसमें जब लिखा जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल। ठीक, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन की गति होगी उस स्थिति में यहाँ पर थीटा इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे ए वेक्टर तो है नहीं, इसमें गमन होगा 90 पर, तो F इक्वल टू आ जाएगा EVD B। अब VD की वैल्यू क्या होती है? चूंकि VD इक्वल टू I अपॉन NEA, तो ये मान आप जब यहां रखेंगे, इसलिए F इक्वल टू E इंटू I अपॉन NEA और इंटू में B, तो E से ही कैंसिल हो गया, तो F इक्वल टू IB अपॉन NA। अब I का मान 5 है, EB का मान 0.1 है, N का मान 10⁻29 है। ठीक, और क्षेत्रफल 10⁻⁻5 है, तो F इक्वल टू हो गया 0.5 इंटू 10⁻, यहां से प्लस की बचेंगी 24, ठीक, ऊपर जाएंगी गायब हो जाएंगी माइनस की। ठीक, इतने न्यूटन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल आ जाएगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल। तो ये स्थिति हो गई इसकी। एक अगला है, एक प्रणालिका जो 60 सेंटीमीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है? ये इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। 60 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी त्रिज्या है बेटा इतनी 4 सेंटीमीटर। ये फटाफट ये मान लिख लेते हैं 26। लंबाई हो गई 60 सेंटीमीटर, आर का मान या इसी को इक्वल टू 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर या 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। 300 फेरों वाली 3 परतें, यानी परतों की संख्या कितनी थी?
परतों की संख्या बराबर 3 और प्रत्येक परत में तार के फेरों की कितनी संख्या है प्रत्येक परत में? प्रत्येक परत में फेरे इक्वल टू 300। ठीक, इसके भीतर 2 सेंटीमीटर लंबा 2.5 ग्राम द्रव्यमान का तार इसके अक्ष के निकट, किसके, इसके अक्ष के निकट, अक्ष के लंबवत रखा है, सॉरी केंद्र के निकट। तार एवं प्रणालिका का अक्ष दोनों क्षैतिज तल में है। तार को प्रणालिका के समांतर 2 वाही संयोजक द्वारा एक बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, और उसमें जो इसमें 6 एम्पीयर विद्युत धारा प्रदान करती है। इस मान की विद्युत धारा इस प्रणालिका के फेरों में प्रवाहित होने पर तार का भार संभाल सकेगी। जी बराबर 9.8। जैसे मान लो प्रणालिका ऐसे ऐसे बनी होगी, इसमें यहाँ पर केंद्र के समीप ऐसा तार लगा है ये, ठीक, और इसका संतुलन एक बैटरी से कर दिया जाएगा। उसने कहा है ऐसे, ये पोजीशन है। ठीक, इसमें धारा ये बह रही है, ए बी मान लो तार, ऐसा ऐसी स्थिति में दिया गया। ठीक, ये 6 एम्पियर की धारा आ रही, 6 एम्पियर। आई इक्वल टू इसमें लिख सकते हो आई इक्वल टू 6 एम्पियर। तार में है ये, तार में धारा, तार यानी कि वायर लिख लीजिए, तार में धारा, तार में धारा आई डब्ल्यू लिख लो, वायर का 6 एम्पियर। ठीक, तार की लंबाई लिख लो, एल डब्ल्यू इक्वल टू लिख लो 2 सेंटीमीटर। तार का द्रव्यमान एम डब्ल्यू इक्वल टू 2.5 ग्राम। ठीक, और प्रणालिका की धारा पूछी है, तो मान लो, माना प्रणालिका में धारा इक्वल टू आई है। ठीक, तो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन L। ये प्रणालिका के भीतर, और वहीं पर तार है, तो उसने कहा कि कितनी धारा बहेगी प्रणालिका में कि वो उस तार के भार को संभाल सकती। ठीक, तो ये देखो म्यू नॉट NI अपॉन L है। तो अब तार पर आरोपित बल, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। तार पर आरोपित बल एफ बी इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल होगा, तो आई बी एल साइन 90। ठीक है, तो आई बी एल, तो अब इसमें क्या हो गया, आई बी एल तार पर, तो ये एल की जगह पर एल डब्ल्यू आ जाएगा, एल डब्ल्यू आ जाएगा, आई बी एल। ठीक है, तो आई बी एल जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे एल डब्ल्यू आ जाएगा। ये सब उसके लिए हो जाएगा, सॉरी वायर के लिए कर दो। ठीक, आई डब्ल्यू बी एल डब्ल्यू। अब ये हो गया, और साइन 90, तो ये वैल्यू मिल गई, इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड नहीं, इसमें बी का मान और पुटअप कर लीजिए। ठीक, तो बी का मान म्यू नॉट NI अपॉन कितना है, एल है, ये प्रणालिका के लिए, ये ध्यान रखना, और ये किस पे है, तार पर। ठीक, तो प्रणालिका के लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एफ बी इक्वल टू आई डब्ल्यू बना रखिए, इससे हमें फर्क नहीं, बी की जगह हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, और ये रहेगा एल डब्ल्यू, इसको डालो इक्वेशन सेकेंड। अब क्या है, संतुलन के लिए ये जो बल होगा ये तार के भार के बराबर होगा। संतुलन के लिए एफ बी इक्वल टू एम जी, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या बनेगा, आई डब्ल्यू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू एल डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। अब आपके पास सभी वैल्यू दी गई, सबका मान यहाँ पे जो जो दिया गया सभी देखो क्या क्या दिया गया। आई डब्ल्यू की वैल्यू ये है 6 एम्पियर, ठीक। तो 6 गुणा म्यू नॉट का मान आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। प्रणालिका में फेरों की संख्या 300 है और 3 परतें, तो 300 की 3 परतें कितनी हो गई, 3 गुणा 300, ठीक। और इस धारा का मान हमें ज्ञात करना है बटे प्रणालिका की लंबाई 60 गुणा 10⁻⁻²। इसका द्रव्यमान दिया गया है 2.5, तो इसको लिख लीजिए 2.5 गुणा 10⁻³ और इंटू में 9.8। तो 6 से ये 10 बार, तो 10⁻⁻1 बचा, ये ऊपर जाएगा तो 4 गुणा 3.14 गुणा 10⁻⁻7 की जगह हो गया 6 और गुणा 3 यानी कि 9, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो 314 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 9 गुणा आई 2.5 गुणा 10⁻⁻3 गुणा 9.8। तो आई इक्वल टू 2.5 गुणा 10⁻⁻3 इंटू में 9.8 बटे 4 गुणा 314 गुणा 9 और गुणा 10⁻⁻6, ठीक है। ये समझ गए होंगे। पहले तो ये प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसके बाद प्रत्येक तार पर जो आरोपित बल होगा उसका ये सूत्र होगा, तार में धारा, चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई। इससे ये रिजल्ट आ गया, ये मान रख लिया। अब संतुलन के लिए ये दोनों बल यानी कि भार जो होगा वो इस बल के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू आप लोगों के सामने निकल के आएगी, आई इक्वल टू 108.36 एम्पियर, ठीक। यानी प्रणालिका में अगर इतनी धारा बहेगी तो उसके लिए ये भार संतुलित कर सकता है। इसके बाद 27 नंबर देखो, सत्ताईस नंबर में सवाल है, किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है, 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। पूर्ण स्केल विक्षेप का मतलब ये होता है गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा, ठीक है। और इस गैल्वेनोमीटर को 18 वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे 0 से 18 वोल्ट, तो आपका हो जाएगा 27 नंबर। गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को हम जी से प्रदर्शित करते हैं 12 ओम, उसमें बहने वाली धारा को आई जी से प्रदर्शित करते हैं 3 मिली एम्पियर या 3 गुणा 10⁻³ एम्पियर, ठीक। और वोल्ट मीटर हमें बनाना है 18 वोल्ट का। तो अब क्या होता है, जब वोल्ट मीटर में परिवर्तन होता है तो गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, ठीक। तो इसमें बहने वाली धारा दोनों में आईजी रहती, ये परिणामी हो जाता है, ये हो जाता है वोल्ट मीटर,
ठीक, तो अब इसके लिए जब टोटल विभवांतर लिखा जाता है तो टोटल विभवांतर हो जाता है इसके सिरों का विभवांतर प्लस इसके सिरों का विभवांतर। तो इसके सिरों का विभवांतर जब लिखा जाएगा तो क्या होगा, देखो R इक्वल टू सॉरी टोटल विभवांतर, अब चूंकि धारा इसमें दोनों में कैसी एक समान लेकिन विभवांतर दोनों में भिन्न भिन्न रहेंगे श्रेणी क्रम में। ठीक, तो टोटल जब लिखेंगे तो इसका हो जाता है V इक्वल टू ये बन जाएगा आई जी इंटू जी और प्लस आई जी इंटू आर। ठीक, तो यहीं से एक रिजल्ट निकल के आता है V अपॉन आई जी इक्वल टू जी प्लस आर। तो कितना रेजिस्टेंस आप इसके समांतर श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं, तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो कितने वोल्ट का, 18/3 गुणा 10⁻³ और माइनस यहां से आ जाएगा 12। तो R इक्वल टू हो गया ये 6000 माइनस 12, तो इसकी वैल्यू 5988 ओम आ जाएगी। इसमें एक सुधार भी कर ले बच्चे, जहां पे 4 एम्पियर लिखा है वहां पर 3 मिली एम्पियर कर ले, जहां 4 मिली एम्पियर लिखा है वहां 3 मिली एम्पियर कर ले। ठीक है, इसके बाद 28 नंबर देखिए। 28 नंबर में क्या है कि किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, 15 ओम। 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पूर्ण विस्केल विक्षेप प्राप्त होता है। तो तुरंत जो है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कितना लिखोगे, जी, और उसमें बहने वाली धारा आई जी इक्वल टू 4 मिली एम्पियर, यानी 4 गुणा 10⁻³ एम्पियर। इसके बाद इसको अमीटर में बदलना है। ठीक, तो अमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में बेटा एक अल्प प्रतिरोध वाला रेजिस्टेंस डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा, देखो आई इक्वल टू हमें बनाना है इसको है 0 से 6 एम्पियर का, तो 0 से 6 एम्पियर। तो क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें धारा जा रही है आई जी, इसके समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं, शंट। तो इसलिए इसको हम एस मान लेते हैं, एस। इसमें बहने वाली धारा को आई एस और टोटल धारा आई, तो ये बन जाता है अमीटर। अब इसके लिए जो रेजिस्टेंस का सूत्र होता है वो ये बन जाता है एस इक्वल टू आई जी इंटू जी और बटे आई माइनस आई जी, ये फार्मूला बन जाता है। तो अगर हम इसने कहा कैसे बदलेंगे, तो एस रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगा देंगे तो वो मीटर बन जाएगा। तो देखो एस इक्वल टू आई जी का मान 4 गुणा 10⁻³ और इसका है 15 बटे आई का मान 6 और इसका 4 गुणा 10⁻³ तो मतलब हो गया कितना 0.004। ठीक, 0.004। तो इसकी वैल्यू एस इक्वल टू आ जाती है 0.01 ओम। ये आंसर हो जाएगा। तो ये सूत्र याद रखो, वहां कॉपी में सूत्र लिखे हुए हैं, एस बराबर आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। इसका भी ये सूत्र लिखा है आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो इससे हम वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और इसके लिए हमने निकाला है किसके लिए, शंट के लिए, समांतर क्रम में। ठीक, तो अब ये आज के ये इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके सभी समाप्त हो गए। ठीक है, अब अगले टर्न पर यानी कि कल नेक्स्ट डे हम लोग जो हैं चुंबकत्व तथा द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर।
ओके सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए हाँ, क्या बोल रहे हैं रविंद्र? पीडीएफ की है। हम्म। हाँ हाँ, वो सब अपना आप चाहे जैसा करिए, ठीक है। फेयर में लिखिए या पीडीएफ लोड रखिए, जैसा उचित समझे, ठीक है। हाँ ठीक। चलिए सेशन समाप्त करते हैं।